व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू स्टॉप अकेडमी। मैं मयंक पालीवाल, आपका अकाउंटेंसी का मेंटर। और आज हम लोग यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11 अकाउंटेंसी का कंप्लीट सिलेबस ओवरव्यू फॉर द ईयर 2023 एंड 2024। तो स्टूडेंट्स, क्लास 10 के जो एग्जाम्स है वो ओवर हो चुके हैं एंड वी ऑल आर वेटिंग फॉर रिजल्ट्स। और आप में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनने ये पहले से ही डिसाइड कर लिया होगा कि हमें कॉमर्स में कैरियर बनाना है, और अगर कॉमर्स में कैरियर बनाना है तो उसमें से एक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बच्चों, यहां पे कोर सब्जेक्ट है हमारा अकाउंटेंसी। और आज हम लोग यहां पे यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्लास 11 अकाउंटेंसी में हम लोगों को यहां पर आज कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आगे जाके डील करना होगा, इन सबका डिस्कशन हम करने वाले हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं बच्चों, बिल्कुल नया सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए। क्लास 10 तक आपने इस तरीके का कोई भी सब्जेक्ट अभी तक नहीं स्टडी किया था, जो कि अब आप करने जा रहे हैं। बहुत ही मजेदार ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, मैं आप लोगों को बता दूं। और इसके अलावा इस चैप्टर की बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। मतलब जितने भी बिजनेस हाउसेस हैं, ऐसा कोई सा भी बिजनेस हाउस नहीं होगा जो कि अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के उसका रिजल्ट नहीं निकालता होगा। तो यही सारी चीजों का हमें यहाँ पे डिस्कशन करना है। सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो बच्चों हमारे पास ओवरऑल जो है यहां पर हो जाएंगे 100 मार्क्स। टोटल आपका जो पेपर रहेगा वो रहेगा फॉर 100 मार्क्स। और यहां पे आप उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बच्चों। आप उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिएगा 80 मार्क्स, और इसके अलावा यहां पे आप प्लस कर दीजिएगा 20 मार्क्स। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर 80 मार्क्स की, तो बच्चों इसके अंदर हमको स्टडी करने को मिलेगा थ्योरी, और इसके अलावा न्यूमेरिकल जिसको मैं प्रैक्टिकल बोलता हूं यहां पर। और इसके अलावा जो 20 मार्क्स है बच्चों, ये आप लोगों के लिए कंप्लीटली है फॉर प्रोजेक्ट वर्क। आपको एक प्रोजेक्ट असाइन किया जाएगा और वहां से बच्चों आप लोग जो है इसमें 20 मार्क्स जो है गेन कर लेंगे। आगे देखेंगे, अगर हम लोग अपने थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल पार्ट को पहले समझ लेते हैं तो हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड करके रखा है, पार्ट ए और पार्ट बी। और इसके अलावा जो 20 मार्क्स है बच्चों हमारे पास प्रोजेक्ट वर्क है, उसको हमने लेके चले गए हैं पार्ट सी के अंदर। पार्ट ए की अगर हम बात करें तो यहां पर हम डील करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 1 के अंदर। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 1 में आपको 2 यूनिट दी गई है। यूनिट 1 में हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, जो हमारा सब्जेक्ट है ना अकाउंटेंसी, हम उसका पूरा का पूरा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से उसको स्टडी करेंगे। और इसके बाद यूनिट 2 के अंदर बच्चों बहुत सारे चैप्टर्स हमको पढ़ने, और इन सारे चैप्टर्स में इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको बताया जाएगा। किस तरीके से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, कैसे उसका रिजल्ट निकाला जाता है, ये सारी चीजें हमको पढ़ने को मिलेगी यूनिट 2 के अंदर। अभी आगे जाके मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगा कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में हमें कौन कौन से जो चैप्टर्स है वो कवर करने हैं, और इसके अलावा अकाउंटिंग प्रोसेस में हमें कौन कौन से चैप्टर्स कवर करने हैं। तो यूनिट 1 जो है, जिसके अंदर पूरे के पूरे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, वहां से आप लोग गेन करने वाले हैं 12 मार्क्स। और जो इसका पूरा का पूरा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाला पार्ट है, जैसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस, यूनिट 2 के अंदर आप लोग गेन करेंगे 44 मार्क्स। इसके अलावा बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास पार्ट बी, जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 इसको बोला जाता है। और यहाँ पे यूनिट नंबर 3 में हमें पढ़ना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। साल भर हम अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। मतलब हमारा सब्जेक्ट होता क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये सब सारी चीजें आपको यूनिट 1 में पढ़ने को मिलेगी। इसके बाद ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें हमें यूनिट 2 में पढ़ने को मिलेगी। और इन्हीं ट्रांजैक्शन से रिजल्ट कैसे निकाला जाता है, ये हमें सीखने को मिलेगा यूनिट 3 के अंदर। और यहां से आप स्कोर करने वाले हैं 24 मार्क्स। और इसके अलावा पार्ट सी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको एक प्रोजेक्ट असाइन किया जाएगा। उसमें भी ऑप्शंस होते हैं, आप अलग अलग तरीके से प्रोजेक्ट बना सकते हैं, और वहां से आप गेन करने वाले हैं 20 मार्क्स। तो इस तरीके से ओवरऑल आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, और यहां से हमारे बच्चों जो है टोटल 100 मार्क्स निकल के आ जाएंगे। अब मैं आपको यहां पर एक एक करके डिटेल में समझाने वाला हूं कि किस यूनिट के अंदर कौन से चैप्टर्स हैं और उसके अंदर क्या हमारा कंटेंट है, क्या हमारे टॉपिक्स हैं। पार्ट ए की अगर हम लोग बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसमें बच्चों यूनिट 1 जो मैंने आपको जैसे कि बताया था थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, इसमें चैप्टर नंबर 1 में आपको बताया जाता है कि अकाउंटिंग क्या है। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं, इसमें हम लोग डील करेंगे मीनिंग क्या है। इसके अलावा अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या लिमिटेशंस हैं। इसके अलावा कितने टाइप की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है, ऐसे कौन कौन से लोग होते हैं जो कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं। और इसके अलावा हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 में आप ये सारे जो टॉपिक हैं वो कवर करने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में बेसिक अकाउंटिंग सेंस, थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको जरा पहले से दे दूं। एकदम नया सब्जेक्ट है आपके लिए, और किसी भी नए सब्जेक्ट में
अगर आपने एक्सपर्टाइजेशन लाना है ना, तो उसके अंदर यूज होने वाली टर्मोलॉजीज जो होती है उनका बहुत अच्छे से आपको नॉलेज होना चाहिए। मैं आपको कार चलाना सिखाना चाहता हूं तो पहले मैं आपको बताऊंगा बच्चों क्लच किसको कहते हैं, एक्सीलरेटर किसको कहते हैं, ब्रेक किसको कहते हैं, इग्निशन किसको कहते हैं। तो इसी तरीके से जब हम एक नए सब्जेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे होते हैं तो इसके अंदर जितने भी टर्म्स होते हैं उन सारे के सारे टर्म्स का हमें नॉलेज होना चाहिए। तो ये सारे के सारे टर्म्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंटिटी किसको बोला जाता है, ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, कैपिटल का मतलब क्या है, ड्राइंग्स क्या है, लायबिलिटीज़ क्या है। इसके अलावा बच्चों इनके भी टाइप्स होते हैं। आपकी जो लायबिलिटीज़ है वो अलग अलग टाइप की होते हैं, आपके जो एसेट्स होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। फिर एक्सपेंडिचर में हम लोग देखेंगे कि इसमें कैपिटल नेचर के और रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर कैसे क्लासीफाई किया जाता है। इसके अलावा जो रेवेन्यू है हमारे पास इनकम, प्रॉफिट, गेन, लॉस, परचेज, सेल्स, गुड्स, स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर्स, वाउचर, डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। तो ये सारे के सारे टर्म्स जो हैं बच्चों इनका नॉलेज हमें होना ही चाहिए, नहीं तो हम अपने सब्जेक्ट पे कमांड नहीं बना पाएंगे। तो ये सारे सारे टर्म्स का नॉलेज आपको मिल जाएगा बच्चों यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 में। इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। यहाँ पर कहीं पर भी कुछ भी न्यूमेरिकल स्टार्ट नहीं हो रहा है, बस सब्जेक्ट का थ्योरी पार्ट के ऊपर डिस्कशन किया जा रहा है। आगे देखते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 में हमारे पास है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। इस चैप्टर के बारे में मैं आपको एक चीज बता दूं कि मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसका बहुत ज्यादा वेटेज नहीं होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात की जाती है। तो जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होती है ना वो जनरल गाइडलाइंस होती हैं जिनकी मदद से ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किया जाता है। तो जो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है, मैं आपको बता दूं कॉन्सेप्ट वाइज मार्क्स में इसका ज्यादा वेटेज नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको पढ़ाया जाता है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। इनके अंदर वो प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि हर किसी फर्म को फॉलो करने ही पड़ेंगे जब कभी भी वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करेंगे। इसके अलावा बच्चों हमको यहाँ पे गैप पढ़ाया जाता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, वही चीज मैंने अभी आपको बताई। इसके अलावा जो हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो भी हमको देखना है। तो आपके जो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस है इसके अंदर 3 ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। और इसके अलावा जो अदर प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं लाइक बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न, अकाउंटिंग पीरियड, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, मैचिंग, फुल डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी, कन्वर्टिज्म, मटेरियलिटी और ऑब्जेक्टिविटी, ये सारे प्रिंसिपल्स भी आपको यहां पर हमारे जो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस उनके साथ फॉलो करने पड़ेंगे। इसके अलावा एक बहुत जबरदस्त चीज यहां पढ़ाई जाती है बच्चों, वो होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, तो अकाउंटिंग में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, इनका एप्लीकेशन किस तरीके से किया जाता है, और इसके अलावा जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं ये क्या होते हैं और इनको किस तरीके से अप्लाई किया जाता है व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आगे चलते हैं बच्चों, चैप्टर नंबर 4 में हमारे पास है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, हमारे पास ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए ना बच्चों 2 अलग अलग सिस्टम बनाए गए हैं, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। तो कैश बेसिस एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड किए जाते हैं, और एक्रूअल बेसिस एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो यहां पे इस चैप्टर में आपको बताया जाता है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 5 की तरफ। तो यहां पे हमें बताया जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन। यहां से बच्चों आप थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है अब आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा क्या होता है अकाउंटिंग इक्वेशन, और हर ट्रांजैक्शन का आपको इफेक्ट निकालना सीखना होता है। ट्रांजैक्शन से आपके एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल में क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो सारे के सारे इफेक्ट बच्चों यहां पर आपको निकालना सिखाया जाता है, और उसको अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू कैसे दिखाया जाता है ये चीज हम लोग डील करेंगे चैप्टर नंबर 5 के अंदर। बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं जो बातें बोल रहा हूं। इसके बाद हम आते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 6 पे। यहां से आपकी मेन अकाउंटिंग स्टार्ट होने जा रही है, आपका अकाउंटिंग प्रोसीजर यहां से स्टार्ट होने जा रहा है बच्चों। सब्जेक्ट सेलेक्ट करने से पहले ही आप लोगों ने सुन लिया होगा अपने सीनियर से। इसके अलावा जहाँ कहीं भी आप लोग उठते बैठते हैं कि कॉमर्स में जनरली ट्रांजैक्शंस के साथ क्या किया जाता है, डेबिट क्रेडिट, ये सुना होगा आपने। तो ये जो डेबिट क्रेडिट है ना बेसिकली ये हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साइड होते हैं, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट बेसिकली हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के क्या होते हैं, साइड होते हैं। तो कौन सा अकाउंट डेबिट में जाएगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट में जाएगा, यही चीज आपको इसके अंदर सिखाई जाएगी। तो इसके लिए हमारे पास 2 अप्रोचेस होती हैं बच्चों, एक होती है ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा होता है अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। तो इन दोनों ही अप्रोच से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कैसे किया जाता है ये चीज आपको सिखाई जाएगी। एक बात मैं बता दूं, दोनों अप्रोच आप में अलग अलग है, लेकिन फिर भी उसका जो रिकॉर्ड होता है वो एक जैसा ही बनता है। आप ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करिए या आप अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच करिए, दोनों से ट्रांजैक्शंस एक जैसे ही रिकॉर्ड होते हैं। तो यहां से आपका जो अकाउंटिंग प्रोसीजर है बच्चों वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यूनिट 2 में हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस में चैप्टर नंबर 6 में हम डील करेंगे किस तरीके से ट्रांजैक्शंस को डेबिट साइड में लेके जाया जाता है और किस तरीके से ट्रांजैक्शंस को क्रेडिट साइड में लेके जाया जाता है। इसके बाद हमारे पास है चैप्टर नंबर 7 में ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस। भाई आप जब कभी भी किसी भी शॉपकीपर के साथ किसी ट्रांजैक्शन में एंटर होते हैं तो आप उससे एक बिल लेते हैं,
लेते हैं कि नहीं, वो बिल अपने आप में प्रूफ होता है कि हमने उस पर्टिकुलर शॉपकीपर के साथ क्या है, ट्रांजैक्शन किया है। तो इसी तरीके से आपका बिजनेस जितने भी ट्रांजैक्शंस करता है, हर किसी का हमें प्रूफ बनाना पड़ता है, जिन्हें क्या बोला जाता है, सोर्स डॉक्यूमेंट और अकाउंटिंग वाउचर्स। और इन सोर्स डॉक्यूमेंट और अकाउंटिंग वाउचर्स की मदद से ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये कैसे बनाए जाते हैं, किस ट्रांजैक्शन में किस तरीके का वाउचर लगता है, ये सारी चीजें आपको चैप्टर नंबर 7 में सिखाई जाएंगी। इसके बाद चलते हैं बच्चों हम लोग चैप्टर नंबर 8 में, और यहां से स्टार्ट होता है हमारा जर्नल। सुना है ना आप लोगों ने, अरे अपने सीनियर से तो कभी ना कभी सुना होगा ना, कॉमर्स वाले बात करते रहते हैं, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, उस ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री क्या होगी। तो जब आप अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो जैसे ही आप उसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ना, उसी को बोला जाता है जर्नल एंट्री पास करना। तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्रीज कैसे बनाई जाती है, या फिर ट्रांजैक्शंस को किस तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। जर्नल के बाद बच्चों अगला चैप्टर होता है हमारे पास चैप्टर नंबर 9, और यहां पे हम लोग सीखते हैं लेजर। लेजर बेसिकली अपने आप में क्लासिफिकेशन की प्रोसेस है। जर्नल में जहां पर आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, उसका जस्ट अगला स्टेप होता है कि एक जैसे नेचर वाले ट्रांजैक्शन को एक अकाउंट के अंदर इकट्ठा कर लिया जाता है, उसको बोला जाता है लेजर। तो यहां पर हम देखेंगे भाई इसकी मीनिंग क्या होती है, किस तरीके से जर्नल एंट्रीज से अकाउंट के अंदर पोस्टिंग की जाती है, और लास्ट में किस तरीके से इन अकाउंट को बैलेंस किया जाता है। ये सारी चीजें आपको बच्चों चैप्टर नंबर 9 में सिखाई जाएगी। इसके बाद अगर हम देखेंगे चैप्टर नंबर 10 की बात करें, तो यहां पे कुछ स्पेशल पर्पस बुक्स आ जाएंगी हमारे पास, जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है कैश बुक। तो कैश बुक एक ऐसी बुक है जिसके अंदर ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। तो यहां पर हम देखेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसमें सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं। उसके बाद 2 कॉलम कैश बुक, जिसमें कैश और बैंक दोनों ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाएंगे। और इसके अलावा पैटी कैश बुक, तो जिसके अंदर आपके जो नॉमिनल नेचर के खर्चे होते हैं, जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं ना, उनको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, पैटी कैश बुक। तो ये हमारे पास स्पेशल पर्पस बुक्स होती हैं। यहां पर हम लोग देखेंगे, इसमें हमारा पहला होता है कैश बुक, सारे टाइप्स मैंने आप लोगों को बता दिए। और हम चलते हैं तो स्पेशल पर्पस बुक के बाद हमारे पास आता है स्पेशल पर्पस बुक 2, जो आपको पढ़ाया जाएगा चैप्टर नंबर 11 में। तो जैसे आपने कैश बुक जो बनाई थी किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए बनाई थी, इसी तरीके से अदर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए स्पेसिफिक बुक्स बनाई जाती हैं। जैसे कि क्रेडिट परचेज के लिए परचेज बुक, क्रेडिट सेल्स के लिए सेल्स बुक, परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न के लिए भी अलग से बुक मेंटेन की जाती हैं। और जो सारे ट्रांजैक्शंस इनमें नहीं आते हैं, वो सारे ट्रांजैक्शंस कहाँ चले जाते हैं, जर्नल प्रॉपर में। तो हमारे लिए स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए स्पेसिफिक बुक्स होती हैं। ये चीज आपको पढ़ाई जाएगी चैप्टर नंबर 11 में। आगे देखते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 12 में। ये सारी चीजें मैं आपको बता दूं बच्चों, सिलेबस मैंने पूरा का पूरा एनसीईआरटी का लिया है, लेकिन जो चैप्टर्स में हमने डिवाइड किया है, तो जनरली मैं जो हूं वो ग्रेवाल साहब की बुक को फॉलो करता हूं। आपने सुना होगा टीएस ग्रेवाल जो राइटर हैं हमारे, उनकी बुक को फॉलो करता हूं मैं। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर जो आपका चैप्टर है ना, वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने डिवाइड किया। सिलेबस मैंने जो है पूरा का पूरा एनसीईआरटी का लिया है। तो चैप्टर नंबर 12 में आपको जीएसटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए जाते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, पता है ना आपको हमारे देश में कौन सा टैक्स का सिस्टम चल रहा है, यही चल रहा है भैया, जीएसटी। पहले चला करता था वैल्यू एडेड वैट, अब उसकी जगह क्या आ चुका है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो भाई जब भी ट्रांजैक्शन करोगे तो वहां पे ये जीएसटी आ जाता है। तो इसको हम समझेंगे क्या होता है जीएसटी और किस तरीके से अपने ट्रांजैक्शन में इनको कंसिडर किया जाएगा। इसका बेसिक नॉलेज जो है आप लोगों को चैप्टर नंबर 12 में बताया जाएगा। तो क्या होता है जीएसटी, क्या फायदे हैं इसकी, क्या खासियत होती है, सारी चीजें। और इसके अलावा जीएसटी के साथ हम अपने बुक्स ऑफ जो आपके क्या कहते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, उनके अंदर उन ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ये चीज हमें इस चैप्टर में देखने को मिल जाएगी। इसके बाद हम आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 12 के बाद। तो अगला हमारा चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 13, जिसके अंदर आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना सिखाया जाता है। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि भाई क्यों बनाया जाता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और कैसे बनाया जाता है। तो जनरली जो हमारा बैलेंस होता है और जो बैंक वालों की नज़र में बैलेंस होता है, इसमें कई बार अंतर हो जाता है। आपके साथ भी होगा, आपको ऐसा लगता है कि आपके अकाउंट में 12,000 रुपये पड़े हुए हैं, लेकिन जब आप उसका बैलेंस चेक करते हैं तो पता चलता है अरे इसमें तो 12,000 की जगह 11,500 ही है। ऐसा क्यों? तो पता चला भाई 500 रुपीज़ किसी नाम के बैंक वालों ने हमसे काट लिए। तो उनके और हमारे बैलेंस में क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। क्यों आ रहा है ऐसा डिफरेंस, उसको रिकंसील करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाया जाता है उसे बोला जाता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जो कि आपको बताया जाएगा चैप्टर नंबर 13 में क्यों बनाया जाता है और कैसे बनाया जाता है। इसके बाद आते हैं बच्चों हम लोग चैप्टर नंबर 14 में। तो यहाँ आ जाता है आपका ट्रायल बैलेंस। तो जो भी ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड की थे जर्नल में, उसके बाद आपने उसको क्लासीफाई किया लेजर में, लेजर के जो फाइनल बैलेंसेस होते हैं उनसे बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस। क्यों बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस? तो टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शंस। जिन ट्रांजेक्शंस को आपने रिकॉर्ड करके रखा उनकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए क्या बनाया जाएगा, ट्रायल बैलेंस। बहुत इजी चैप्टर्स में से एक होता है। तो क्यों बनाया जाता है ट्रांजेक्शन, क्यों बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस, क्या इसका मतलब होता है और कैसे बनाया जाता है, ये हमको सीखने को मिलेगा बच्चों चैप्टर नंबर 14 में। आगे चलते हैं हम लोग
नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 15 और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आ जाएगा अब यहां पर डेप्रीशिएशन। अच्छा खासा इसका वेटेज भी है। तो आपने देखा होगा जैसे जैसे आप अपने एसेट्स को यूज करते चले जाते हैं उनकी वैल्यू क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। आप एक मोबाइल फोन परचेज करते हो 20,000 का, आफ्टर 6 मंथ उसकी वैल्यू 15,000 भी नहीं बचती है, क्योंकि उसका जो वैल्यू है पहले कंपेरिजन में क्या हो गया, कम हो गया। इसी को बोला जाता है डेप्रीशिएशन। आपने कार परचेज करी, आपने एक व्हीकल परचेज किया, एक साल बाद देखोगे तो उसकी वैल्यू पहले के कंपेरिजन में कम हो जाती है। इसी को क्या बोला जाता है, डेप्रीशिएशन। तो इस डेप्रीशिएशन की अकाउंटिंग कैसे की जाएगी ये हमें इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है बच्चों, पहले बता चुका हूं। तो यहां पे आपको बताएंगे डेप्रीशिएशन क्या होता है, क्या डेप्रीशिएशन की खासियत होती है, कौन कौन से ऐसे रीजंस होते हैं जिसके कारण हमारे एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है। इसके अलावा इससे कुछ मिलते जुलते टर्म होते हैं, डिप्लीशन कब लगाया जाता है, अमोर्टाइजेशन कब लगाया जाता है, और इसके अलावा मेथड्स है हमारे पास कैलकुलेट करने की डेप्रीशिएशन की, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। दोनों ही मेथड में अलग अलग तरीके से डेप्रीशिएशन निकल कर आता है। और इसके अलावा इसको प्रेजेंट कैसे किया जाता है उसके लिए भी हमारे पास दो मेथड होती हैं बच्चों, चार्ज टू एसेट अकाउंट और क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। तो यहां पे हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे। डेप्रीशिएशन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है, फाइनल एग्जाम में इसका अच्छा खासा वेटेज होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक बहुत ही छोटा सा थ्योरेटिकल चैप्टर हमको यहाँ पे पढ़ने को मिलता है, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। तो इसके बारे में मैं कुछ ज्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, जब हम इस चैप्टर में जाएंगे वहां देखेंगे। मतलब इसका क्या होता है, कितने टाइप के रिजर्व्स होते हैं, कितने टाइप के प्रोविजंस होते हैं और इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, प्रॉफिट का एक हिस्सा आप फ्यूचर के लिए बचा लेते हैं, उसी को बेटा प्रोविजन रिजर्व बोला जाता है। इतना भी आप बस समझ कर चलो, बाकी इसको जो हम लोग आगे हैं उसको बहुत डिटेल में देखेंगे। इसका चैप्टर नंबर 17 की बात करें तो भाई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हो गया। तो ह्यूमन बींग्स के साथ एरर्स नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता। वी आर नॉट गॉड, वी आर ह्यूमन बींग्स। तो गलती होने के चांसेस तो हमेशा होते हैं, उसी को तो क्या बोला जाता है, एरर्स। तो हो सकता है कि आपसे अकाउंटिंग करते हुए गलतियां हो गई हो, उन गलतियों को कैसे सुधारा जाता है, कितने टाइप के एरर्स होते हैं, ये सारी चीजें आपको चैप्टर नंबर 17 में बताई जाएंगी। बहुत सारे बच्चों के चैप्टर बहुत टफ लगता है, लेकिन मैं आपके साथ हूं ना बच्चों, इन सब में मेरा बहुत जबरदस्त एक तरीके का एक्सपर्टाइजेशन है, तो उसका फायदा जरूर उठाइएगा। तो हम देखेंगे भाई कि एरर्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, कैसे एरर्स को पकड़ा जाता है और उसके बाद उसको कैसे सुधारा जाता है। इसके अलावा कैसे सस्पेंस अकाउंट बनाया जाता है, ये चीज आपको चैप्टर नंबर 17 में हम आपको सिखाने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, चैप्टर नंबर 18 में क्या है सर, चैप्टर तो खत्म ही नहीं हो रहे हैं बेटा, ओवरऑल 20 चैप्टर्स आपको जो है यहाँ पर स्टडी करने पड़ते हैं। अब हम आ जाते हैं बिल्कुल एंड रिजल्ट पे। देखो भैया यूनिट नंबर 3 पे पहुंच गया हूं मैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। 11th स्टैंडर्ड में आप जो अकाउंटिंग करते हो ना, वो वन मैन बिजनेस की अकाउंटिंग करते हो, उसी को बोला जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप। अब आप उसके बनाने आ गए हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब अब यहाँ पर हमारा जो अकाउंटिंग का प्रोसेस है वो खत्म होने वाला है। एंड रिजल्ट जो है हमारे पास वो हमारे हाथों में आने वाला है। क्या आपका प्रॉफिट है, क्या आपका लॉस है, क्या आपके पास एसेट्स हैं, क्या आपकी लायबिलिटीज है। तो ये सारी चीजें हमको कहाँ सिखाएंगे बच्चों, चैप्टर नंबर 18 में। तो यहाँ पे क्या होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्यों बनाए जाते हैं, इसके अलावा कैसे बनाए जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर होता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये क्या होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं, सारी चीजें हम लोग को चैप्टर नंबर 18 में सीखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है ना बच्चों, सबसे ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स हैं। इसका चैप्टर नंबर 9 में उन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ एडजस्टमेंट करते हैं। तो एडजस्टमेंट्स को किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, ये सारी चीजें हम लोग कहां पर देखेंगे, चैप्टर नंबर 19 के अंदर। तो भाई क्यों जरूरत है एडजस्टमेंट्स की फाइनल अकाउंट्स में, और उन एडजस्टमेंट्स को कैसे दिखाया जाता है, ये हम लोग सीखने वाले हैं चैप्टर नंबर 19 के अंदर। यहीं पर आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई जाती है कुछ एडजस्टमेंट्स के साथ। और लास्ट बच्चों एक चैप्टर है हमारे पास अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। बड़ा भेदभाव होता है इस पर्टिकुलर चैप्टर के साथ, कभी ये सिलेबस में होता है, कभी उसको उठा के बाहर कर दिया जाता है, कभी ये सिलेबस में नहीं होता है। तो इस बेचारे के साथ ये कि आना जाना लगा रहता है इसका। लेकिन फिर भी अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स चैप्टर नंबर 20 लास्ट चैप्टर रहेगा आप लोगों के लिए, कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से हम अपना अकाउंटिंग कैसे करेंगे, ये चीज़ यहाँ पे सिखाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको बताएंगे कि क्या फीचर्स हैं, क्या रीजंस हैं, क्या इसके लिमिटेशंस हैं, और आप यहाँ पर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की मदद से भी प्रॉफिट एंड लॉस पता लगा सकते हैं बाय प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें बच्चों हम लोगों को इस साल पढ़नी है, और आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साल भर ये सारे के सारे चैप्टर्स बिल्कुल टॉपिक वाइज बहुत डिटेल में मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। आप बस
बस वीडियो देख लीजिए, आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पार्ट सी, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक प्रोजेक्ट वर्क मिलेगा भैया, आपको 20 मार्क्स का असाइन किया जाएगा और यहां पे आप देख सकते हैं इनमें से किसी भी एक टॉपिक पे आप प्रोजेक्ट बनाइएगा, ठीक है। जैसे कि आप सोर्स डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करिए, उसके बाद वाउचर्स बनाइए, उन्हीं वाउचर्स से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करिए, ये आपका हो गया, आप इस पे बना सकते हैं। इसके अलावा या फिर आप एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाइए, जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था क्या होते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, विद द गिवन कैश बुक एंड पासबुक विद द 25 ट्रांजैक्शन। आप इसके ऊपर बना सकते हैं कि कोई ऐसे 25 ट्रांजैक्शंस लीजिए, ठीक है, कोई ऐसे 25 ट्रांजैक्शंस लीजिए और उसे आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जाकर रिकॉर्ड करके दिखाइए कि किस तरीके से हमारे और उनके बैलेंसेस में, हमारे और बैंक बैलेंस में डिफरेंस आ गया। उसको रिकंसिल करने के लिए स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, उसमें 25 ट्रांजैक्शंस लेके आप एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। या फिर आप एक काम करिए, एक यहां पर कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट बनाइए, ज्यादातर लोग यही प्रोजेक्ट बनाते हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट बनाइए सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर। इसमें आपने क्या करना होता है बच्चे, आपने ना ट्रांजैक्शंस उठाने होते हैं, 25-30 ट्रांजैक्शन उठाइए, उसको रिकॉर्ड करिए कहां पे, जर्नल में, फिर उसको क्लासिफाई करिए कहां पे, लेजर में। उनके फाइनल बैलेंस से क्या बनाइए, ट्रायल बैलेंस, और उस ट्रायल बैलेंस से बनाइए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, और फिर बनाइए बैलेंस शीट टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। और आप चाहें तो इसमें सिंपल जीएसटी वाले ट्रांजैक्शंस को भी ले सकते हैं, तो इसका भी टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा बच्चों यहां पर। और इस तरीके से हमने यहां पे क्लास 11 का फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-2024 का एक कंप्लीट ओवरव्यू डिटेल में ले लिया है। अब बस बहुत जल्द बच्चों हम अपना सिलेबस भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो जुड़े रहिएगा स्टेप अप एकेडमी से, और हमारे चैनल स्टेप अप एकेडमी को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में, जहां पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।